Guys, continuing with section 91, presumption as to due execution et extra of documents not produced. Presumption अब बताइए as to due execution of the documents which are not produced. Court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. Suppose करो if a party is in the possession of a document and despite that notice given to him to produce, he does not produce. ठीक है ना? That document, the law provides that the conduct of the parties justifies that an inference being drawn against him. ये प्रिजम्पशन क्या, कौन सी प्रिजम्पशन है कि आपने तो नोटिस दे दिया दूसरी पार्टी को कि वो वाला डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, उसने नहीं किया, तो हम कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट को समझ लेगी कि वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड था, स्टैम्प्ड था, एग्जीक्यूटेड था ड्यूली। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने प्रोड्यूस ही नहीं किया नोटिस देने के बावजूद भी। ठीक है ना? इस वजह से प्रिजम्पशन उनके अगेंस्ट है। सेक्शन 92, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड। अब क्या प्रिजम्पशन होगी उन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्ड में जो 30 साल से पुराने हैं? वेयर एनी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग और प्रूव टू बी 30 ईयर्स ओल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट इन द पर्टिकुलर केस कंसिडर्स प्रॉपर, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, ये याद रखो, मे प्रिज्यूम 30 साल वाले सेक्शन में, दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच पर्पस टू बी इन द हैंडराइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन दैट पर्सनस हैंडराइटिंग एंड इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड दैट इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड बाय द पर्सन सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक है, पहले तो 30 साल से पुराना डॉक्यूमेंट हो, प्रोड्यूस किया जाए किसी की कस्टडी में से, बंदे की कस्टडी में से, कोर्ट के पास, कोर्ट को ठीक लगता तो वो प्रिज्यूम कर सकती है कि वो उसी बंदे की हैंड राइटिंग में था, पर्टिकुलर पर्सन की हैंड राइटिंग में था, सिग्नेचर हैंड राइटिंग उसकी उसी बंदे की थी, पर्टिकुलर बंदे की थी जिसकी बात की जा रही है, एग्जीक्यूटिव ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ था, अटेस्ट हुआ था। ठीक है, इट वॉज प्रॉपर कस्टडी की क्या डेफिनेशन है इसमें? वही जो सेक्शन 80 के एक्सप्लेनेशन में पहले और बार बार दी गई है। अप्लाइज टू टेस्टामेंट्री एंड नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स बोथ। टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जैसे वसीयत, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जैसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। और सेक्शन 92 क्या है? इज अ लॉ ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन इज ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली। प्रिजम्पशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट में ही बनाई जाएगी। पीरियड ऑफ 30 इयर्स इज टू बी रेकन फ्रॉम, पीरियड ऑफ 30 डेज कहां से होगा? जहां से जिस दिन से डॉक्यूमेंट एंटर किया कोर्ट में, उस दिन से 30 साल पीछे। ठीक है, वो वहां से कैलकुलेशन होगी। फ्रॉम द डेट ऑन विच डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड इन एविडेंस व्हेन इट्स जेन्युइननेस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ प्रूफ। ठीक है, दीज आर इलस्ट्रेशन। हाँ, और इलस्ट्रेशन इस सेक्शन की जो दी हैं, दीज आर द इलस्ट्रेशंस दैट हाउ कस्टडी इज डीम्ड टू बी प्रॉपर, ये बताया गया। चलो पहली देख लो। ए हैज बीन इन पोजेशन ऑफ अ लैंडेड प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ए पोजेशन में था लैंडेड प्रॉपर्टी, जमीन की प्रॉपर्टी में बड़े देर से ही प्रोड्यूसेस फ्रॉम हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी से टाइटल डीड्स उसकी लेकर आया टू शो हिज टाइटल टू इट, ये कस्टडी प्रॉपर मानी जाएगी। वैसे ही ए प्रोड्यूसेस डीड्स रिलेटिंग टू लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द मॉर्टगेजी। ए क्या है? मॉर्टगेजी। द मॉर्टगेजर इज इन द पोजेशन, मतलब जिसने गिरवी रखी अपनी जमीन वही उसी जमीन के पोजेशन में है। ठीक है ना? और मॉर्टगेजी के पास क्या है? सिर्फ टाइटल डीड। तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कस्टडी, एक ही मॉर्टगेजी की कस्टडी प्रॉपर मानी जाएगी। टाइटल डीड जो उसके पास में से निकली है उस वो लेकर आया क्यों? अब आप सोचोगे कि एक तो बंदा ने गिरवी रखी, दूसरी तरफ वो उसी जमीन के पोजेशन में है। वैसे ये सेक्शन 92 के लिंक में नहीं है, बट वैसे जनरली समझा रहा हूँ ताकि इलस्ट्रेशन पढ़ के आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, मॉर्टगेजी जो है ना प्रोड्यूस कर रहा है और पोजेशन मॉर्टगेजर पास। हाँ, मॉर्टगेज जो होती है ना, मॉर्गेज इज ऑफ मेनी टाइप्स। इंग्लिश मॉर्गेज, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड्स। ठीक है, और ओनरशिप भी बड़ी तरह की होती है। सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑस्टेंसिबल ओनरशिप, ये तरह तरह की मॉर्गेजेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताई गई हैं। ठीक है, तो इतनी सारी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस में ऐसी भी मॉर्गेज होती है कि मैंने आपको टाइटल डीड दे दी जमीन गिरवी, लेकिन पोजेशन मेरे पास है। ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा है, वैसी सिचुएशन की बात कर रहा है। लेकिन आप कंसेप्ट इसके लिंक में वो तो समझिए कि इतना टफ नहीं है। बस कस्टडी की बात की कि उसने प्रॉपर्टी की कागज जिसने निकाले तो हाँ ठीक है निकाले। सेक्शन 93, प्रिजम्पशन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 इयर्स ओल्ड। पहला तो था 30 साल वाला, अब है 5 साल वाला। 5 साल वाले में भी मे प्रिज्यूम पर्टिकुलर पर्सन सो फिक्स्ड बाय हिम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, तो कहता है कि द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद पर्पस टू बी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन वाज सो फिक्स्ड बाय हिम
और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस मे प्रिज्यूम की बात की गई है कि मे प्रिज्यूम कर सकता है कि वो सो एंड सो एंड सो एंड सो थिंग्स आर गुड। पिछला सेक्शन डॉक्यूमेंट की बात करता था, ये वाला सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है और IPR, ठीक है। सेक्शन 94 चैप्टर 6 ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहाँ पे ऑरल एविडेंस नहीं देना। ऑरल एविडेंस सीमित है। सीमित है कैसे? ये 94 95 के ना बड़े कंसेप्ट्स हैं, सारे समझाता हूँ। चलो, सेक्शन 94 95 क्या है? एक्सेप्शन है विच अलाउ पैरोल एविडेंस। पैरोल एविडेंस क्या है? पैरोल एविडेंस मींस एग्रीमेंट ऑरली जो किया विच इज नॉट इन द रिटन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पैरोल एविडेंस ये इसकी एक्सेप्शंस है जो है ना 94 95 सेक्शन की, वो ऑरल एविडेंस को एक्सेप्शंस ऑरल एविडेंस को अलाउ करती हैं, जनरल रूल नहीं अलाउ करता। रिटन डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय राइटिंग ओनली। जो रिटन डॉक्यूमेंट है वो राइटिंग के द्वारा ही प्रूव किया जाना चाहिए, रिटन ही होना चाहिए। ये सेक्शन 94 अप्लाई करता है सिविल केसेस के साथ। ये सेक्शन 94 किसकी बात करता है? बेस्ट एविडेंस रूल की। ये जो चीज़ें लिखी हैं ये लिख लेना बहुत ज़रूरी है, इनमें से MCQs आते होते हैं। सेक्शन 94 95 प्रिंसिपल ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को महान तवज्जो देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं। सेक्शन 94 एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। एविडेंस वो वाला जो डॉक्यूमेंट में तब्दील कर दिया गया, जैसे कि लिखित हो गया, लिखित पढ़त हो गई है, हैव बीन रिड्यूस्ड to form a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract। कहते हैं कि कोई एविडेंस नहीं देना एक्सेप्ट, ये जो लिखित पढ़त वाली चीज है ना, कोई एविडेंस नहीं देना एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ या उसी का ही सेकेंडरी एविडेंस। बस सिंपल बात कह रहा है। एंड सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस। सेकेंडरी एविडेंस भी तब जो प्रोविजंस अलाउ करेगी। ये वाला सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग। ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि राइटिंग में हो डॉक्यूमेंट। वॉलंटरीली रिड्यूस्ड इन राइटिंग, या तो खुद या तो कानून कहता हो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में जैसे कुछ प्रोविजंस हैं, या फिर बंदे ने खुद ही अपना एग्रीमेंट वॉलंटरीली रिड्यूस किया हो राइटिंग में, बना दिया हो राइटिंग में, ठीक है। जहाँ पे एक और बात सीख लो, जहाँ पे सेक्शन 94 94 नहीं अप्लाई होता वहाँ पे सेक्शन 95 भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शन 1 पर आ जाओ। एक्सेप्शन 1 कहती है कि जैसे कोई अफसर आया कोर्ट में, डॉक्टर साहब आए हैं, CMO सिविल मेडिकल ऑफिसर साहब आए हैं, ठीक है, सिविल सर्जन साहब आए हैं, AD आया, जज आया गवाही देने के लिए, जज का खुद का डिवोर्स है, ठीक है, नहीं पब्लिक कैपेसिटी में पब्लिक सर्वेंट आया, सॉरी हाँ ये बात करता है ये। तो ये वो कोर्ट में जज उसको ADA को या कोई CMO को ये नहीं पूछेगा कि भाई अपना तू गैजेटेड ऑफिसर है अपना गैजेट दिखा, नहीं, वो खुद कह रहा है कि मैं वही हूँ और मैं आया हूँ अपनी ड्यूटी के तहत हूँ और मैं 100 बंदा हूँ, उसका आधार कार्ड है, तो बस ठीक है, नहीं करने की जरूरत। क्वेश्चन एक्सेप्शन 2 वेल्थ एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। प्रोबेट क्या है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल। ये तो बाय लॉ ही एडमिसिबल है, मतलब दिस इज एडमिसिबल बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। विल एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द, मतलब विल जो है ना वो एज इट इज देने की जरूरत नहीं, प्रोबेट भी विल की जितनी ही वेटेज रखता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। Explanation 1. This section applies equally to the cases in which contract so are contained in one document and to cases in which they are contained in more than one document। कहता है कि चाहे एक एविडेंस देना हो, एक डॉक्यूमेंट हो या एक से ज़्यादा हो, ऑरल एविडेंस तो बाहर है, लेकिन सेक्शन 91 क्योंकि इसमें अप्लाई होगा। जैसे कि एक कंट्रैक्ट है 3 4 5 हिस्सों में बना हुआ है, ठीक है, या 2 हिस्सों में बना हुआ है, तो कहता है कि वो जो कंट्रैक्ट है ना, disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more than one document to in more document than one। तो कहता कि वो जो कंट्रैक्ट को 2 भाग में भी अगर बनाया है, एक कॉपी आपके पास एक मेरे पास, तो एक भी प्रोड्यूस कर दी तो दैट इज इनफ, ठीक है। हाँ, अगर दोनों में डिस्क्रिपेंसी है बात अलग है, बट व्हेन दे आर पार्ट ऑफ द सेम थिंग, तो this section applies equally in the cases in which the contracts are referred to are contained in one document and to the cases in which they are contained in more than one document। एक डॉक्यूमेंट में अगर ये सेक्शन अप्लाई होता है एक डॉक्यूमेंट में भी, और अगर एक से ज्यादा तो उसमें भी। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो दोनों प्रूव करने हैं, एक है तो एक ही प्रूव करना है। मतलब एक्सप्लेनेशन है कंसेप्ट की कि क्या है क्या। एक्सप्लेनेशन 2 वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन। ये भी कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन ही है। एक के कितने ओरिजिनल है, जैसे एक बेयर एक्ट है, यही वाला मैं पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। इस एक्ट ऐसे बेयर एक्ट देश में लाख है, 1 लाख पीस है, तो सारे के सारे नहीं दिखाने कोड को, एक ही दिखाना है, दैट इज इनफ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर ऑफ एनी फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर टू इन दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सक्लूड द एडमिशन ऑफ ऑरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। कहता है कि किसी और चीज की बात की हो, जब जैसे कि ए ने बी से कॉन्टेक्ट किया कि हम आपको वीट देंगे सो एंड सो डेट पर, जो भी मार्केट प्राइस होगा, तो मार्केट प्राइस क्या था तब उसका एविडेंस हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया इन द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो बताया जा सकता है कि उस टाइम पर मार्केट प्राइस क्या था, अब मार्केट प्राइस क्या है, बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स। द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाटएवर ऑफ द फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड इन दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सक्लूड द एडमिशन ऑफ ऑरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। कहता है कि स्टेटमेंट जो बयान दिया हुआ है एक डॉक्यूमेंट में, व्हाटएवर ऑफ द फैक्ट अदर देन द फैक्ट्स रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन, ठीक है, वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे एडमिशन ऑफ द ऑरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट। कि मतलब एक और तरीके से समझाता हूं, जैसे ये और ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक बयान दिया हुआ है, उसी चीज को एडमिट कर रहा है बंदा, तो वो चीज एडमिसिबल, एडमिशंस आर एडमिसिबल। ठीक है। इलस्ट्रेशन पर आ जाओ। इलस्ट्रेशन ए, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर ऑल द लेटर इन विच कंटेन्ड मस्ट बी प्रूव्ड। ये एक्सप्लेनेशन 1 की उदाहरण है। ठीक है ना, कि जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन्ड इन सेवरल लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक है, बटा कितने हिस्सों में हुआ है, एक हिस्से की कॉपी तो नहीं है वो, एक हिस्सा ही कितनों में बटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ क्लोजेस दूसरे में होंगे, कुछ क्लोजेस तीसरे में होंगे, तो तीनों ही प्रूव करने हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन 2 यानी कि इलस्ट्रेशन सी। देखो हर इलस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेनेशन कौन सी की डील कर रहा है, ये लिखा हुआ है, आपने सीधा लिखना, स्पून फीड हो गया, आपने सीधा लिखना है, और आपने जब पढ़ना आपको डायरेक्ट हिट करेगा, आपको अब एनालाइज करने की जरूरत नहीं कि कौन सी एक्सप्लेनेशन में ये इलस्ट्रेशन बैठ रही है, टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पढ़ो, डायरेक्ट को रिलेट करो, डायरेक्ट पढ़ो। अब जैसे इलस्ट्रेशन सी क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन 2, चलो पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लो कि देर मोर ओरिजिनल वाली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। साथ में बंदा क्या करता है, इलस्ट्रेशन सी पढ़ देता है। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3 ओनली वन नीड टू बी प्रूव्ड, वही बात जो मैंने जैसे पहले बताई बेयर एक्ट वाली उदाहरण से। ठीक है। इलस्ट्रेशन ई देख लो, एक्सप्लेनेशन 3 की बात करती है। ए गिव्स बी अ रसीद ऑफ मनी पेड बाय बी, ऑरल एविडेंस ऑफर फॉर द पेमेंट एविडेंस इज एडमिसिबल। क्यों? क्योंकि जो रसीद है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बार्ड है, और ये रसीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो ट्रांसैक्शन का सबूत है सिर्फ। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है ना वो लेटिन मैक्सिम के ऊपर, एक्सेप्शन 1 जो है ना लेटिन मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, कि जो सरकारी कर्मचारी बयान देने। ठीक है। वो कैसे, कौन सी लेटिन मैक्सिम, ओमनिया प्रिजमंतर राइट ऐसे एक्टा, जो पहले हमने डील की थी कि ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन एंड रेगुलरली डन। ओमनिया प्रिजमंतर राइट ऐसे एक्टा, ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन, लिखना है चाहे बेर के ऊपर लिख लो। सेक्शन 95, exclusion of evidence of oral agreement. Let us see what it says. Exclusion of evidence of oral agreement. ये क्या कहता है? कहता कि when the terms of any such contract, grant or disposition or any other matter required by law to be reduced. कहता है कि exclusion of evidence of oral agreement. Oral agreement का evidence कब barred है? कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस कर दिया है लिखत में, have been reduce करने मतलब लिख लिया, उतार लिया, have been proved in accordance to section 94, no evidence of oral agreement or statement shall be admitted. सिंपल कहते कि जो सेक्शन 94 के हिसाब से प्रूव कर दिया डॉक्यूमेंट है, उसका ऑरल एविडेंस नहीं लिया जाएगा एज बिटवीन द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसका ऑरल एविडेंस नहीं लिया जाएगा। इसको ये सारा पैरा एक ही उदाहरण में आगे मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, प्रोवाइजो पहला पढ़ लो। Provided that any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree order relating thereto. Such fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want of failure of consideration or mistake in fact and law. ठीक है, ये exceptions यहाँ से शुरू होगी। जब सिंपल समझो, इफ यू आर चैलेंजिंग द वैलिडिटी देन कोर्ट वुड कैन अलाउ। अब कोर्ट अलाउ कर देगी इस सिचुएशन में, कब? क्योंकि आपने तो डॉक्यूमेंट इनवैलिडेट कर दिया ना। कैसे? आपने कहा कि ये फ्रॉड से बना था, इलीगैलिटी से, वांट ऑफ ड्यू, ये ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर आप चैलेंज कर सकते हो। पार्टी और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी चैलेंज कर सकता है कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बात हो रही है ये तो है ही फॉर्ज्ड, ये तो मेरी हैंड राइटिंग है ही नहीं, साइन है ही नहीं मेरे। ठीक है, तो ये चीज आप चैलेंज कर सकते हो। वैसे ऑरल एग्रीमेंट, ऑरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। ठीक है,
यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट क्या होता है पहले ये समझो। एक टाइप ऑफ एग्रीमेंट होता है वे वन मेक्स एन ऑफर टू जनरल पब्लिक। यूनिलेटरल मैंने ऑफर दे दी सभी को, ठीक है। बाइलेटरल डॉक्यूमेंट क्या होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन दो पर्सन और ग्रुप। यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट की उदाहरण देख लो, जैसे कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला केस था, आई थिंक उन्होंने ऐड दी थी, कहते कि अगर नजला हो गया कार्बोलिक स्मोक बॉल होने के बावजूद भी तो फिर हम पे करेंगे, इतनी इतनी अमाउंट पे करेंगे। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट था, एक बंदे ने सभी के साथ ओपन कॉन्ट्रैक्ट था वो। बायलेटरल डॉक्यूमेंट क्या, दो बंदों के आपस में या ग्रुप्स के आपस में हुआ है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसका कंसेप्ट समझ लो, ये सेक्शन कहता क्या है। ए ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और बी ने ऑरल एविडेंस बाहर है उसको और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि हायर्स को भी, लेकिन बट थर्ड पार्टी कैन गिव एविडेंस। ए और बी के बीच में एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी दे सकती है एविडेंस एज इफ दे वर आल्सो इन द मीटिंग। सपोज करो अगर वो मीटिंग में थे, पार्टीज नहीं है वो, मीटिंग में थे, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरिड इन जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया होटल में, ठीक है। सी डी बैठे हुए थे और सी डी ऑरल एविडेंस दे सकते हैं कि नहीं वहां तो ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन ए भी बार्ड है, ठीक है, क्योंकि सी डी नहीं बार्ड क्योंकि वो देख रहे थे, लाइव विटनेसेस थे। सेक्शन 94 अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट्स को जो बायलेटरल भी हैं यूनिलेटरल भी हैं। यूनिलेटरल बायलेटरल डॉक्यूमेंट क्या है वो मैंने बता दिया। सेक्शन 94 अप्लाई करता है सिर्फ बायलेटरल को, दो पार्टीज के बीच में अगर हुई है तो, ठीक है, उन्हीं को ही बार करता है बायलेटरल वाला को। सेक्शन 95 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन आपको समझा दी कब ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। दूसरी एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन व्हिच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट। अच्छा, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट ही साइलेंट है इसके ऊपर आप ऑरल एविडेंस देके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रीसीडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन मे बी प्रूव्ड। कि ऑरल एग्रीमेंट provided also the existence of separate oral agreement constituting a condition precedent। एक oral agreement हुआ था जो condition precedent थी to attaching the obligation under, कि ये contract इस वाले के पहले एक oral agreement हुआ था वो इसकी condition precedent थी, ये चीज prove करी जा सकती है। अगला, provided also that the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant, disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time as well as registration of documents। कहता कि कोई एग्जिस्ट करता है अलग ही, बाद में क्यों होगा ओरल एग्रीमेंट जिसने रिजाइन किया, मॉडिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट है 100 कंडीशंस पर, लेकिन बाद में इसकी कंडीशन हमने ऑरल एग्रीमेंट से चेंज कर दी थी, सब्सिक्वेंटली चेंज कर दी थी। इसके ऊपर भी आप एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। बाकी सर्कमस्टांसेस से देख लिया जाएगा कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, ठीक है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूजेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स और दैट डिस्क्रिप्शन मे बी प्रूव्ड। यूजेज है या कस्टम है बाय विच जो एक्सप्रेसली बताए नहीं गए लेकिन वैसे ही अनेक्स्ड है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जैसे वो मीम है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, वैसे ही किसी के वहाँ का लोकल कस्टम है, कोई कुछ एग्जिस्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो उसके साथ एनेक्स्ड मान लिया जाएगा अगर यूजेज और कस्टम प्रूव की जाती है तो, एंड दैट इज इन कोलैबोरेशन विद होल ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ द केस, ठीक है। सिंपल, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट स्टफ नहीं है, टू द पॉइंट। Provided also that the annexing of such incident would not be repugnant to or inconsistent with the कहता कि ये provided that कि ऐसा कोई भी incident which is being annexed is not inconsistent with the terms of, हाँ, कोई भी इंसिडेंट अगर आप बताते हो कॉन्ट्रैक्ट के लिंक में तो उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड एज विच शोज दैट इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। इसको जैसे अगर एप्पल को जम्मू कश्मीर में मैंगो कहते हैं तो आप प्रूव कर सकते हो कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है। ये है इलस्ट्रेशन डी पढ़ लेते हैं, प्रोविजन 1 से जो डील करती है, अच्छे से समझ लग जाएगा। इलस्ट्रेशन सारी पढ़ दिया करो, सारे को समझ लग जाएगा। मैं रेलेवेंट बता रहा हूँ और देख लो हर इलस्ट्रेशन के साथ रेलेवेंट के साथ मैंने लिखा हुआ कौन से कंसेप्ट से डील करती है, तो कितना इजी हो गया काम फिर से आपका। ए एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद बी विद बी टू वर्क सर्टेन वाइन्स, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ बी अपॉन सर्टेन टर्म्स। ए वॉज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो उसने चैलेंज कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन से उसे कॉन्ट्रैक्ट कराया था, उसने वो चैलेंज कर दिया, इसका वो उदाहरण दे सकता है। ऐसे ही बाकी की सारी इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लेना, सारी नहीं कराऊंगा, वीडियो अनलिमिटेड अमाउंट के लिए बड़ी हो जाएगी एक हिसाब से।
अब अगले कंसेप्ट पर आ जाओ जो 96 सेक्शन से स्टार्ट होता है, लेटेंट एम्बिगिटी और पेटेंट एम्बिगिटी। लेटेंट पेटेंट समझाता हूँ। पेटेंट एम्बिगिटी क्या है, जो शक्ल से ही पढ़ के ही पता लगता है कि यार ये तो पेटेंट मतलब है ही घटिया, ये तो एम्बिगिटी क्या है, गलती। पेटेंट एम्बिगिटी क्या है, जो शक्ल से ही देख के ही पता लग रहा है यार ये तो है ही बकवास। कैसे कि ए ने एग्री किया कि मैं घर को बेचूंगा, ठीक है, या तो 1000 में या तो 2000 में, ये क्या है, ये तो मूर्खता वाली बात है। ऑन द फेस ऑफ इट इट सीम्स लाइक दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ अनदर पर्सन। तो पेटेंट एम्बिग्यूटी, चीज पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पता लग रहा है ये क्या बात है, तो पेटेंट एम्बिग्यूटी बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट इट इज इनकरेक्ट। Here the deed is ambiguous, where the deed is ungrammatical, so without adding or removing some words. हाँ, कि जब क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक कुछ चीज़ों का हम लिख ना दें या डिलीट ना कर दें, तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। कुछ ऐड ग्रामेटिकल इतना मतलब खराबी है कि ऐड किया रिमूव करके तब तक वो ठीक नहीं होगी, तब तक वो तो वो है पेटेंट एम्बिगिटी। लेटेंट एम्बिगिटी क्या है, ऑन द अदर हैंड इज नॉट प्रेजेंट इन द डीड बट इट इज रेज्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्ट्स। कहता है कि जो लेटेंट है ना वो शक्ल से तो नहीं है, लेकिन पढ़ के पता लग रहा है कि यार कुछ तो दिक्कत है, मतलब लेटेंट एम्बिगिटी। इसकी उदाहरण, बट व्हेन बी ट्राइज टू गेट पोजेशन ऑफ हाउस ही ट्राइज टू फाइंड आउट ही ट्राइज टू फाइंड इट आउट दैट ही कम्स टू नो दैट ए हैड नो हाउस इन कलकत्ता रादर। हाँ, कहता कि कलकत्ता में ए कहता ए का हाउस है, बी ने पोजेशन लेना था, कलकत्ता गया तो पता लगा नहीं हाउस तो हावड़ा में है, ठीक है। तो ये लेटेंट एम्बिगिटी है, ये प्रूव कर दी जा सकती है बाय द टाइम कि कहना क्या चाहते हो भैया। वो वाला मीम भी अब याद कर लो, ठीक है, सारे मीम भी आपको याद करवा दूंगा। तो कहना क्या चाहते हो भैया वाली बात है कि पेटेंट तो जैसे एक एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन उसमें खाने छोड़े हुए हैं, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी है। लेटेंट क्या है, यही ऐसी हरकत है कि घर मैंने बेच दिया कलकत्ते वाला, लेकिन घर तो कलकत्ता में था ही नहीं, वो तो हावड़ा में था। तो इसके ऊपर क्लैरिटी दी जा सकती है। पेटेंट के ऊपर ऑरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता, लेटेंट के ऊपर ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। चलो अब आ जाओ सेक्शन 96 पर। सेक्शन 96 किससे डील करता है, पेटेंट एम्बिग्यूटी। इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा। एविडेंस के अलाउड है इसके ऊपर के नहीं अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। कहता है कि एक्सक्लूड कर दिया वो एविडेंस जो एक्सप्लेन करता है या अमेंड करता है एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को, ठीक है जी। व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट ऑन इट्स फेस, आ गई ना बात, ऑन इट्स फेस मतलब क्या, पेटेंट एम्बिग्यूटी। एम्बिगुअस और डिफेक्टिव एविडेंस मे नॉट बी गिवन टू शो इट्स मीनिंग। जैसे कि उदाहरण पढ़ देना कि एक घोड़ा बेचा बी को लाख रुपए में या 2 लाख रुपए में, ठीक है ना, 1.5 लाख में, एविडेंस नहीं दिया जा सकता इसका। अगला सेक्शन, सेक्शन 97, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है। एक्सक्लूड कर दिया इसमें एविडेंस देने से अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। जैसे कि ए ने बी को बेचा डीड से अपनी जमीन, माई स्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघे की जमीन, ठीक है। ए हैज, बीघा क्या है, मापने का, जैसे मरला गज, ठीक है, वैसे बीघा। ए हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघा। एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट, हाँ, वो कहता कि यार मैं बेचना, बी बाद में यही नहीं कह सकता कि रामपुर में नहीं, मैं तो दिल्ली वाली की बात कर रहा था। भाई तूने कंट्रैक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है रामपुर की बात कर रहा था और 100 बीघे की तेरे पास रामपुर में है ही, तो वो नहीं दे सकता बिकॉज द एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट टू सेल के जो डॉक्यूमेंट है उसके उल्टी थोड़ा कोई नई कहानी बना देगा। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सेक्शन 98, लेटेंट एम्बिग्यूटी आ गई। एविडेंस अलाउड है इसमें। एविडेंस एज टू द डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, इसका दे सकते हैं। अनमीनिंग कैसे, मतलब अनमीनिंग वही बात कि मेरा तो घर मैं बेच दिया कलकत्ते वाला, लेकिन घर तो कलकत्ता था ही नहीं, हावड़ा था। तो इसका एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं वो कंट्रैक्ट में गलती से मैंने कलकत्ता लिख दिया, हावड़ा का ही है घर, तो वो कंप्लाई कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका दिया जा सकता है एविडेंस, मतलब कोई तुक बनेगा कि 2 मरले की 20 मरले की जमीन कलकत्ता में नहीं हावड़ा में है, ठीक है, यहाँ आस पड़ोस में है कहीं। सेक्शन 99, एविडेंस हैज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन अप्लाई टू one only of several persons when the facts are such that language might be having so evidence may be given of the facts which allow which of those persons or things it was intended to apply to। जो सेक्शन में तेज निकलवाता हूँ ना उसमें कंसेप्ट नहीं होता। 94 95 के ऊपर रुककर मैंने टाइम लगाया, क्यों, उसी की वजह से वीडियो बनी है लंबी, और उसके पहले भी 2 सेक्शन थे, ठीक है। जो जितना पढ़ाना उतना ही टाइम, आपका टाइम बहुत कीमती है, ठीक है, आप बच्चे पढ़ने वाले हो, आपका टाइम ही कीमती है, ये बात याद रखना, बाकी सारे वेले हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इस वजह से मैं आपके टाइम की इज्जत करता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी छोटे कंसेप्ट्स वाले तेज निकालता हूँ, ये ना सोचना कि करवाया नहीं, करवाया ढंग से ही है, ठीक है। तो एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू ओनली वन ऑफ सेवरल पर्सन्स when the facts are such that the language used might have been
meant to apply to any one which can have me illustration पर आ जाओ। कहता कि A agrees to sell to B for 1000 rupees मेरा वाइट घोड़ा, A has 2 white horses। तो वो बता सकता है कि यार 2 घोड़े हैं मेरे पास लेकिन मैं तो यही बेच रहा था। क्या कि टू ओनली वन ऑफ सेवरल पर्सन्स की बात कर रहा है, ठीक है। टू ओनली वन ऑफ सेवरल पर्सन मतलब घोड़े ज़्यादा सारे थे उसके पास, ठीक है। तो जैसा सर्कमस्टेंस वैसी उदाहरण साथ साथ दी हुई है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन BNSS BSA BNS किसी की छोड़नी नहीं है, सारी घोट कर पीनी है। सेक्शन 100 क्योंकि कटिंग एज कहाँ देगा, कटिंग एज वहीं मिलना है आपको इलस्ट्रेशंस के ऊपर। बाकी कंसेप्ट क्लैरिटी या इधर उधर की बातें तो मैंने कवर कराई दी है, बाकी का आपका हार्ड वर्क है, वो भी अब इजी हो गया, ठीक है। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं हम मिलकर, ठीक है। Section 100 evidence as to the application of language to one of two sets of facts to neither of which whole correctly applies। मतलब 2 सेट्स हैं, एक के ऊपर भी नहीं अप्लाई होता ढंग से, तो एविडेंस दिया जा सकता है टू विच ऑफ द टू इट वाज मेंट टू अप्लाई। जैसे कि A agrees to sell B my land at X in the occupation of Y। A has land at X but not in the occupation of Y। कहता है कि यार मेरा जमीन है X जगह पर Y की ऑक्यूपेशन में, X जगह पर जमीन तो है Y की ऑक्यूपेशन में नहीं है रियलिटी में। एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ Y, जहाँ पे जमीन Y की ऑक्यूपेशन में है वहां पे वो जमीन X जगह में स्थित नहीं है। तो एविडेंस दिया जा सकता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, ठीक है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।